दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल मेरी नजरों में हमेशा नरेंद्र मोदी रहेंगे गुजरात दंगों के जिम्मेदार। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लहरा लहरा कर गिरने लगा एकनाथ शिंदे। जिया शराब पीकर निकला पब्लिक में, पब्लिक ने धो डाला। बोले इसको किसने बना दिया एमएलए, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आखिरकार देवेंद्र फडणवीस से हुई एकनाथ शिंदे की मुलाकात। लोगों ने कहा सच सामने आ गया, बीजेपी है इसके पीछे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों तीस्ता को गिरफ्तार करना भाजपाइयों को पड़ गया महंगा। बोले फिलहाल अब तीस्ता से बदला निकाला जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गुजरात दंगों में इन्होंने ही मोदी के खिलाफ डबल याचिका दी थी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें देश में लगातार नौजवानों का दोस्तों टूट रहा हौसला। बोले अब नहीं जाएंगे सेना में, समोसे बनाकर ही चलाएंगे, जीवन का व्यतीत करेंगे। बताएंगे दोस्तों कैसे नौजवानों का दिल टूटा है अग्निपथ योजना से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले आम जनता को छोड़ पूंजीपतियों को जो यहाँ पर सुरक्षा देती है मोदी सरकार, इनके लिए चलाती है बिजनेस। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें यशवंत सिन्हा का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अगर एकजुटता रही और हमारे साथ प्यार रहा लोगों का तो हम ही जीतेंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बताया गुजरात दंगों में जिन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल दोस्तों कोर्ट ने कई सवाल उठाए थे जिन लोगों ने याचिका दायर की थी। बताएंगे क्या है पूरा मामला, तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोली मेरी नजरों में नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के जिम्मेदार थे, हैं और वो रहेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों जमकर जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने भड़ास निकाल दी है। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल मेरी नजरों में हमेशा से नरेंद्र मोदी ही गुजरात दंगों के जो है जिम्मेदार थे, हैं और रहेंगे। आपको बता दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाइज्जत बरी कर दिया। तो हालांकि बरी मतलब मेरा यह है कि उस याचिका को खारिज कर दिया था जिस याचिका में यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी ही गुजरात दंगों के जिम्मेदार थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चाहे कोर्ट कुछ भी कहे मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी नजरों में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमेशा नरेंद्र मोदी ही गुजरात दंगों के जिम्मेदार थे। जब वहां पर सरकार उनकी थी तो उनकी ही जिम्मेदारी बनती है। आपको बताता चलूं दोस्तों असद ओवैसी पहले इंसान नहीं है जो मानते हैं कि मोदी जी गुजरात दंगों के जिम्मेदार हैं। हर कोई के दिल में यही बात बैठी हुई कि गुजरात दंगे नरेंद्र मोदी की वजह से हुए थे। आपको बताता चलूं दोस्तों इसमें कई नाम सामने आए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दायर की थी उस याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये समाज में जो यहाँ पर घृणा फैलाना है और झूठ फैलाने का काम है। लेकिन दोस्तों आप समझिए इतनी बारीकी से सुप्रीम कोर्ट तब नहीं बोलता है जब भाई गैर मुद्दे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों तब इस तरीके से तर्क नहीं देता है जब ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग की बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों तब इस तरीके का तर्क नहीं देते जब लोगों के घर पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना कर दी उन लोगों की जिन्होंने ये याचिका दायर की थी। आप समझिए मतलब दोस्तों हद हो गई है अब तो। मतलब हद इसलिए हो गई है कि अगर कोई इंसान भाई आरोप लगा रहा है और किसी तत्व के ऊपर लगा रहा है तो वो दोस्तों कुछ सोचकर ही लगा रहा होगा, आप समझिए। लेकिन इस तरीके की टिप्पणी करना सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कि भाई ये तो बहुत बुरी बात है, समाज में ये करने की बात है, भ्रम फैलाने की या फिर नफरत फैलाने की, तो ये चीज साफ दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है अगर ऐसे ही फैसले सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पे ले ले तो क्या बात हो दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है एकनाथ शिंदे पर दोस्तों उठे सवाल। शराब पीकर दोस्तों नशेड़ी निकल पड़ा सड़कों पर। दरअसल दोस्तों एकनाथ शिंदे जो कि उद्धव ठाकरे के सारे एमएलएस को ले उड़ा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब एकनाथ शिंदे के ऊपर कार्रवाई की मांग चल रही है। और उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पर दो बड़े खुलासे हुए। पहला तो ये दोस्तों कि एकनाथ शिंदे सबसे बड़ा जो यहाँ पर दोस्तों नशेड़ी निकला। कल दोस्तों ये शराब पीकर मीडिया के सामने
सामने आ गया। मीडिया के सामने एकनाथ शिंदे जैसे ही शराब पीकर आया, जब मीडिया ने इससे सवाल पूछने शुरू किए तो ये वहां पर जो है नशे में चकराने लगा, नशे में घुमेड़ियां खाने लगा, लोगों को सवालों के जवाब देने से घूमने लगा। जब लोग इससे सवाल पूछ रहे थे तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आपको याद होगा दोस्तों, एक न्यूज एंकर था जो शराब पीकर आ गया था और वो शराब पीकर दोस्तों न्यूज एंकरिंग कर रहा था, जिसके बाद लोगों ने उसको आड़े हाथ ले लिया था। जी हाँ दोस्तों, और अब ऐसा ही काम दोस्तों इसने किया है। जी हाँ, आप उस पत्रकार का नाम भूल गए क्या दोस्तों, जिसने शराब पीकर बकायदा पत्रकारिता की थी और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, और उसका नाम है दोस्तों मोदी भक्त दीपक चौरसिया। दीपक चौरसिया एक ऐसा पत्रकार है दोस्तों जिसने पत्रकारिता को शर्मसार कर दिया था और शराब पीकर बकायदा पत्रकारिता कर रहा था, हेडलाइंस दे रहा था। जब दोस्तों ये मोदी को गोदी और कने क्या क्या बोल रहा था, पूरी लैंग्वेज को चेंज कर दिया था, उसके बाद इसकी जमकर फजीयत हुई थी। अब यहां पर दो चीजें सामने आती है दोस्तों। पहला तो ये कि आप ये अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त देश का माहौल क्या हो रखा है। उसमें से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के सारे एमएलएस को ले भागे, ज्यादातर को। ऐसे में दोस्तों कल जब शिंदे लोगों के सामने आया शराब पीकर, तो लोगों ने कहा कि इस जैसे लोगों को कौन एमएलए बना देता है, ये खुद अपने पैरों पर तो खड़ा नहीं हो पा रहा है, नशे में जो झूल रहा है, ऊपर से आप समझिए वहां पर अय्याशी कर रहा है। उद्धव ठाकरे को परेशानी देकर जिसने इसको राजनीति में लाया, बाला साहब ठाकरे, उनके बेटे को ही धोखा देकर अय्याशी कर रहा है असम में। एक और चीज सामने आई दोस्तों, ये लोग झूठ बोल रहे थे कि अरे भैया हमारा तो कुछ लेना देना सरकार से है ही नहीं। कल दोस्तों एकनाथ शिंदे की बकायदा मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से हुई है। जी हाँ, गुवाहाटी में देवेंद्र फडणवीस दोस्तों बकायदा एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे, और एकनाथ शिंदे से जब उनकी मुलाकात हुई तो बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो थे वो भी वहीं पर थे। में दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि अभी तक जो लोग कह रहे थे पर्दे के पीछे से कि हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है, हम तो सरकार ही नहीं बना रहे हैं, अब वो लोग दोस्तों पर्दे के पीछे से बाहर आ रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह भी उस मीटिंग में मौजूद रहे जहां पर दोस्तों एकनाथ शिंदे से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई। ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल शिवसेना को खत्म करने की प्लानिंग बनाई जा रही थी ताकि शिवसेना का सिंबल तक छीन लिया जाए और वो शिवसेना का सिंबल एकनाथ शिंदे के नाम हो जाए। लेकिन दोस्तों किसी में इतना दम नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे को ये सिंबल छीन कर दे दे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो पार्टी थी दोस्तों, ये पार्टी किसी और की नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के फादर की थी, बाला साहब ठाकरे की, और उस पर हक दोस्तों किसका बनता है, उद्धव ठाकरे का। ऐसे में कल ये साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक नंबर के झूठे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की है एकनाथ शिंदे से, इसके बाद तो ये साबित ही हो गया कि इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है। हालांकि अब ये गेंद दोस्तों डिप्टी स्पीकर और जो है यहां पर राज्यपाल के हाथ में जा चुकी है। राज्यपाल क्या करेगा ये आप बखूब जानते हैं कि डिप्टी स्पीकर तो उद्धव की तरफ फैसला दे देगा, लेकिन जो राज्यपाल है दोस्तों वो बीजेपी का राज्यपाल है, और आप अच्छे समझ सकते हैं कि राज्यपाल ने मध्य प्रदेश में क्या किया था, और उसने बकायदा सरकार गिराने में बीजेपी का साथ दिया था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें युवाओं का टूटा हौसला, कहा अब नहीं जाएंगे सेना में, बेचेंगे समोसे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हम कुछ युवाओं से बात की बीबीसी न्यूज ने, उसमें से दोस्तों कई युवाओं का सपना टूट गया, कई युवाओं का दिल टूट गया। उन्होंने कहा कि हमें फौज में भर्ती होना था, बचपन से ही हमने एक ही सपना देखा था कि हम फौज में जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि सरकार की अग्निपथ योजना ने लोगों की धज्जियां उड़ा दी हैं। 4 साल की ये योजना दोस्तों आप समझिए लोगों के ऊपर भारी पड़ रही है। इसी को लेकर जो यहाँ पर एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ये बयान दोस्तों आपको बता दें उन छात्रों ने दिया है जो कि इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। जरा इन भाई को देखिए, इन्होंने साफ साफ कहा कि हम जो है सेना के लिए ट्रेनिंग करा करते थे, लेकिन अब कभी सेना में नहीं जाऊंगा, समोसे बनाऊंगा। आप समझिए दोस्तों, समोसे का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, समोसे तलने लगे, बोले अब 4 पैसे कमाएंगे और घर चलाएंगे। यानी कि दोस्तों जिन लोगों ने देश को
चलाने का सोचा था, जिन लोगों ने देश के लिए प्रैक्टिस की थी, देश के लिए दोस्तों अपना जज्बा लगाने की बात की थी, आज उन युवाओं का सपना टूट गया। आज मोदी जी तो यही चाहते थे कि वो लोग समोसे के ठेले लगाएं, चाय बेचें, क्योंकि नरेंद्र मोदी को तो यही लगता है कि अगर कोई चाय का ठेला लगाकर 5 रुपए कमा रहा है, अगर कोई समोसे का ठेला लगाकर दिन भर में 100-200 कमा रहा है, तो नरेंद्र मोदी की बदौलत है। और नरेंद्र मोदी इसको बाकायदा जॉब मानते हैं। उनका कहना है कि मोदी के आने के बाद लोगों को रोजगार मिला है। यानी कि मोदी जी का मतलब यह है बेसिकली कि जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो इससे पहले दोस्तों दुनिया में समोसे के ठेले ही नहीं थे, चाय के ठेले ही नहीं थे। वो तो नरेंद्र मोदी के दुनिया में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही लोगों को पता चला कि चाय बेच सकते हैं हम और समोसे बेच सकते हैं, ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक नौकरी है। वाह भाई मोदी जी के, क्या मतलब मोदी जी के अगर अभी दोस्तों पैर होते ना तो मैं छू लेता भैया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसी ऐसी बातें निकाल कर लाते हैं जिनका दोस्तों सेंस से कुछ लेना देना ही नहीं। सेंसेबल बात तो मैंने आज तक इस देश के प्रधानमंत्री सुनी ही नहीं। जी हाँ, एक तरफ मनमोहन सिंह साहब थे जो काफी पढ़े लिखे थे, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारा ज्ञान लेकर आए हैं और वहां का ज्ञान आप लोगों के ऊपर उंडेल देते हैं। जी हाँ, यही फर्क है मनमोहन सिंह साहब और प्रधानमंत्री में। मनमोहन सिंह साहब एक पढ़े लिखे, एक समझदार प्रधानमंत्री थे और हमारे नरेंद्र मोदी जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर लोगों पर अपना ज्ञान जो है वो उंडेलते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उद्धव ठाकरे गरजे, बोले फिलहाल सरकार गिराने के लिए बीजेपी की यह साजिश लेकिन नहीं होने देंगे कामयाब। दरअसल दोस्तों उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया। उद्धव ठाकरे का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है हमारी सरकार गिराने की, लेकिन फिलहाल गिरा नहीं पाएगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग शिवसेना को खत्म करने का सोच रहे हैं वो खुद खत्म हो जाएंगे, उनकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन शिवसेना चलती रहेगी। आपको बताता चलूं दोस्तों उद्धव ठाकरे ने साफ बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि बीजेपी उनकी शिवसेना को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रही है और यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर जो है उद्धव ठाकरे का कहना है जो बागी लोग हैं उनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, उनको महाराष्ट्र में माफ नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये दोस्तों कि अब देवेंद्र फडणवीस से एकनाथ शिंदे की मुलाकात हो चुकी है, चोरी छुपे ही सही लेकिन मुलाकात हो गई है और उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी हाजिर थे। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिरकार इनके दिमाग में प्लान क्या है। देखिए दोस्तों पहली बात तो ये है, मैं आपको क्लियर कर दूं, एकनाथ शिंदे सबसे पहला जो पाला फेंकेगी बीजेपी वो राज्यपाल के हाथों में फेंकेगी, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि राज्यपाल हमारा है और जो हम कहेंगे वही करेगा राज्यपाल। दूसरी बात दोस्तों, हाँ स्पीकर पर कुछ भरोसा है कि स्पीकर उद्धव ठाकरे की तरफ बोलेगा, लेकिन यहां पर दो चीजें दोस्तों, मैं जानता हूं बीजेपी की राजनीति को बहुत करीब से अब दोस्तों समझ चुका हूं। बीजेपी जाएगी दोस्तों कोर्ट में दोस्तों स्पीकर के फैसले को बता दिया जाएगा गलत, और आप समझिए स्पीकर के फैसले को गलत करार देते हुए जो कोर्ट है वो बाकायदा बीजेपी के पक्ष में फैसला देगा। ऐसा मैंने मध्य प्रदेश के फैसले में साफ साफ देखा है। कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके ऊपर कई सवाल उठे थे, जबकि दोस्तों कोर्ट को यह है ही नहीं कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के मुद्दे में पड़े, क्योंकि वहां फैसला दोस्तों डिप्टी स्पीकर और राज्यपाल का होना था। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने बकायदा डिप्टी स्पीकर के फैसले को रद्द कर दिया था जब कमलनाथ की सरकार गिराना थी, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही आप समझिए दिल दुखाने वाला फैसला दिया था। उन दिनों यश बोबड़े जो है वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे और वो मोदी के कितने बड़े भक्त हैं सब जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई जरूरी नहीं कि आपके जो एमएलए बागे हुए सिंधिया समेत वो यहां आए ही सही फ्लोर टेस्ट के लिए, वो नहीं आएंगे तब भी चलेगा, आपको कल फ्लोर टेस्ट देना ही होगा। जबकि होना तो ये चाहिए था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था कि भाई सब जितने भी विधायक सिंधिया लेकर उड़े उन सबको हाजिर होना तो पड़ेगा मध्य प्रदेश में जब फ्लोर टेस्ट होगा, तो उस वक्त दोस्तों पता चलता है कि किन लोगों को खरीदा है, किन लोगों को डराया गया है। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने
फैसला बीजेपी के पाले में पटक दिया। और मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों, जब भी कोई फैसला कोर्ट में जाता है तो मुझे पूरा 100% ये यकीन रहता है कि कोर्ट जो है वो बीजेपी के पक्ष में ही फैसला देगा। सिंपल सी बात है, जो मैं इतने सालों से अभी देख रहा हूं, जब से मोदी सरकार आई है तब से ज्यादातर फैसले जो है वो बीजेपी के पक्ष में ही दिए जाते हैं। और वो फैसले कैसे होते हैं आप बखूब देखते हैं। आप खुद समझदार हैं कि अगर ये फैसला कोर्ट तक पहुंचा दोस्तों, तो कोर्ट में शिवसेना को, उल्टा शिवसेना को ही ये लोग झटका देंगे, जबकि शिवसेना की कोई गलती नहीं है। शिवसेना पूरे अधिकार के साथ काम कर रही है। होना तो यही चाहिए कि सारे एमएलए जो बागी हैं उन्हें महाराष्ट्र आना चाहिए, यहां पर आकर उनका फ्लोर टेस्ट देना चाहिए कि भाई सच में उनको किडनैप किया गया है या वो सच में बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, जो भी हो, लेकिन यहीं पर हो। लेकिन मुझे पता है कि क्या फैसला होने वाला है अगर कोर्ट जाता है तो। चलिए फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, तीस्ता को गिरफ्तार करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को महंगा। जी हां दोस्तों, कई लोगों ने उठाई आवाज। देखिए दोस्तों, अगर किसी के मन में कोई जो है मंशा है, वो दुविधा में है, तो दोस्तों संविधान तो यही कहता है कि आप अपने मन की कर सकते हो। तीस्ता एक कार्यकर्ता है दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन्होंने गुजरात दंगे के 2002 के मामले की सर्च की, पहले पूरा रिसर्च की। उसके बाद उन्हें लगा कि फिलहाल नरेंद्र मोदी ही इसके जिम्मेदार थे और दोबारा से इस गुजरात दंगे के केस को खुलवाने की कोशिश की गई। और ये दोस्तों याचिका दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका दायर जब की गई दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये किसी की इमेज बिगाड़ने का काम है। और भी तरह तरह की बातें बोली गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जब मुझे ये लगा कि अरे सुप्रीम कोर्ट इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, काश ये बातें बुलडोजर वाले मामले में भी बोल देते सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस, तो शायद दोस्तों हमारे देश का कुछ भला भी हो जाता। अब जब ये बोला गया दोस्तों कोर्ट में कि ये तो इन लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, इनसे पूछताछ होना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो तुरंत दोस्तों आप समझिए तीस्ता की गिरफ्तारी हो गई। जैसे ही कोर्ट ने ये कहा कि होना तो ये चाहिए था कि उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था जिन लोगों ने याचिका दायर की, और उनसे सवाल पूछना चाहिए था। आपको तो पता ही है गुजरात पुलिस कितनी एक्टिव है, फौरन जो है सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए दोस्तों, इस देश में सबको आजादी है, अगर किसी को लगता है कि इस चीज का वो जिम्मेदार है तो वो दोस्तों कोर्ट के सामने अपनी सोच रख सकता है। लेकिन दोस्तों कोर्ट को आप समझिए, कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, इस टिप्पणी के क्या मतलब है दोस्तों कि भाई अगर किसी को दुविधा है तो ठीक है, उसने कर दिया याचिका दायर, उसको लगा कि भाई नरेंद्र मोदी को जो बरी किया गया वो सही नहीं था, क्योंकि जब 2002 में गुजरात दंगे हुए थे तब वहां का माहौल आपने देखा नहीं था, हर कोई नरेंद्र मोदी को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था। लेकिन कोर्ट की ये टिप्पणी उन लोगों के लिए है कि बेसिकली अब जो कोई अगर किसी को लगेगा कि भाई नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, राइफल डील में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, तो क्या अब कोर्ट जो है राहुल गांधी को भी फटकार लगा देगा? आप समझिए। और ये तो फ्रांस ने भी खुलासा किया है कि भाई इसमें एक बहुत बड़ी डील हुई थी, और जो है जितनी भी जो डील हुई थी वो सब की सब अडानी की देखरेख में हुई थी, अंबानी की। आप समझिए इसमें अंबानी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो मुझे तो ये डर है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता था इस पे भी फटकार लगा देते, क्योंकि भाई अब आजकल क्या चल रहा है, किस तरीके से बीजेपी जगह जगह दबाव लगा रही है, ये आप भी जानते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एकनाथ शिंदे के ऊपर दोस्तों हो सकता है आज एक्शन, बड़े एक्शन में नजर आ रही है उद्धव सरकार। आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त उद्धव ठाकरे ने एक्शन ले लिया है बागी विधायकों के ऊपर। अभी भी दोस्तों बागी विधायकों ने अपना 2 दिन का समय बढ़ा लिया है। जी हाँ, अभी भी गुवाहाटी में ही रुके रहेंगे। आपको बताता चलो दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको वो छोड़ते ना हो। ये लोग दोस्तों सीधे सीधे 1980 की इंदिरा गांधी की राह पर चल पड़े हैं। उन्होंने भी दोस्तों 29 सरकारें गिराई थी, इन्होंने भी जो है पूरे देश पर अब कब्जा करने का सोच लिया है। ऐसे में दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये ना भूलें कि 2024 करीब है, और अगर 2024 में सत्ता पलट गई तो यकीन मानिए दोस्तों, इस देश का अगर सबसे बड़ा डिजास्टर प्रधानमंत्री कोई साबित होगा तो वो नरेंद्र मोदी की ही सरकार होगी। क्योंकि पिछले 50 सालों में इतनी महंगाई हमने कभी नहीं
देखी जो आज देखने को मिल रही है। लोगों ने दोस्तों इतनी किल्लत नहीं देखी जो आज देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल लगातार आम चीजों के जो बढ़ते दाम है उसको लेकर सरकार ही पूरी तरीके से जिम्मेदार है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और आज जो देश में हो रहा है वो आपके और हमारे सामने। मैं और आप दोस्तों अगर इस बात को झुठलाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है तो आप समझिए कि हमसे बड़ा जो है यहाँ पर फिर बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि सरकार जो कर रही है वो हम चुपचाप खड़े खड़े देख रहे हैं और आगे जो होगा वो भी देखते ही रहेंगे, क्योंकि बेचारी आम जनता के हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी